asking you people what you people think. My dear friend, remember, the choice of failure or success is not subjective to one's beliefs. It is just subjective to the reality. और रियलिटी वही है जो 3 दिन में आपके सामने आ सकती है. तो काम पहले दिन खराब हुआ था. No single person was 100% committed to your profit. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हर इंसान की ज़िंदगी का कोई मकसद होता है. मकसद छोटा है या मकसद बड़ा है, इसका फैसला इंसान की अपनी ज़ात करती है. बाज़ औक़ात जिस चीज़ को इंसान अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद समझ रहा होता है, तो वो मकसद आपकी नज़र में बड़ा छोटा मकसद होता है. और बाज़ औक़ात ये होता है, और इसकी जो आपका जो मकसद है उसका ताल्लुक़ आपकी अपनी पर्सनैलिटी से, आपकी अपनी ज़ात से है. आपको जो माहौल मिलता है वो इस मकसद के लिए वो रोल प्ले करता है जिस माहौल में आप रह रहे होते हैं. और दूसरा इसका ताल्लुक़ आपकी पर्सनैलिटी से होता है, और आपकी पर्सनैलिटी वही होती है जिस माहौल में आप रह रहते हैं, तो वो उस माहौल की वजह से ही आपकी पर्सनैलिटी बनती है. तो आपकी नज़र में जो बड़ा मकसद है, किसी की नज़र में वो छोटा सा मकसद होगा. लेकिन सबसे बेहतर और सबसे अजीम होता है वो शख्स जिसकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की दरियाफ्त होता है या अल्लाह को खुश करना होता है. लेकिन हम जैसे लोग की ख्वाहिशात और मकसद एक अच्छा घर और अपने पसंद की वो तमाम चीज़ें, अपनी पसंद की नौकरी, अपने पसंद का कारोबार, हर चीज़ अपनी पसंद की मिल जाए, ये हमारा मकसद होता है. तो हमारा मकसद हमारी अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमता है. माँ बाप के लिए कुछ करना है तो वो भी अपने माँ बाप है इसलिए, बहन भाई के लिए करना है तो वो भी अपना इसलिए. लेकिन तो हमारा मकसद भी यही है, आपका मकसद भी यही है. लेकिन बाज़ औक़ात कहीं से कोई बात इंसान के ज़हन में ऐसी उतर जाती है और उस चीज़ की वजह से एक मोटिवेशन इंसान के अंदर आती है कि यार ये काम जो है ना, इसको सर अंजाम देना चाहिए. और इस चीज़ का पूरी तरह क्रिटिकली एनालाइज करने के बाद जो है ना, ये लोगों के सामने रख देना चाहिए. तो मेरी मोटिवेशन भी एक ऐसा इवेंट है जिसे वाक़या करबला कहा जाता है. ये इवेंट क्योंकि माहौल एक ऐसा मिलता है कि हर बच्चा इस इवेंट के बारे में जानता है कि ये क्या, इस दिन क्या हुआ था. और कुछ लोगों का ध्यान इस तरफ जाता है कि यार जुल्म तो हो गया, ज़्यादती हो गई, लेकिन वजह क्या थी, किस वजह से ये इतना बड़ा साने हुआ. तो अल्लाह का शुक्र कि ऐसे दोस्त मिले जिन्होंने इस तरफ जिनकी वजह से मैं इस तरफ गया. कुछ टीचर्स ऐसे मिले. तो ये इंसान का फिर वही बात कि एक माहौल ऐसा मिला जिसकी वजह से इस चीज़ के लिए एक कोशिश की, एक रिसर्च की कि क्या चीज़ गलत हुई है. तो इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं कि अगर ये कहा जाए कि इस चीज़ को समझने के लिए अगर 2 या 3 दिन, क्योंकि आज इंटरनेट की वजह से हर चीज़ मौजूद है, अगर 2 या 3 दिन आप सही कमिटमेंट से इस चीज़ को समझने के लिए दे दें तो एटलीस्ट 2 या 3 दिन तो चाहिए इस चीज़ को समझने के लिए. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो शख्स भी इस चीज़ को समझना चाहता है उसको समझ तो आ जाती है, क्योंकि कोई इसके लिए सदियों की
या कोई प्रॉपर तालीम की ज़रूरत नहीं है, कोई महीने या साल नहीं चाहिए कि एक डिग्री हो और उसके बाद में ये समझ आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक शख्स इस चीज़ को समझ लेता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर ये बात उतर जाती है कि ये चीज़ जो मैंने समझी है ये लोगों को बताई जाए। हर शख्स के अंदर ये मोटिवेशन आती है। लेकिन माहौल एक ऐसा है यहाँ पाकिस्तान में कि एक दीवार खड़ी कर दी जाती है खौफ की, जिसकी वजह से हर शख्स जो इसको जान लेता है वो खामोश रहता है। वो उसके अंदर वो डर होता है, उसके अंदर वो परेशानी होती है कि मेरे साथ कहीं मुझे इसका कोई नुकसान ना हो। तो वही डर आपको भी होगा अगर आप 3 दिन दे देंगे। मुझे भी है, खामोशी ज़रूरी है, लेकिन ये और ये खामोशी लॉजिकली भी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपको इतनी बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें लोगों के सामने रखती हैं तो अगर माहौल साज़गार नहीं है तो ये खुदकुशी होगी। तो ज़रूरी है कि अगर आपका मकसद ये है कि लोग इसको जाने तो पहले वो माहौल बनाया जाए, हर वो काम किया जाए जो इस मकसद की तकमील के लिए ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कहीं आप जो है वो अपने लिए नाराज़गी को मोल ले लें अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, या इससे बढ़कर और भी कई प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आ जाए। तो वो माहौल तो नहीं है। तो इल्म तो है, पूरी तरह पता है कि कब क्या कैसे गलत हुआ, और हर बड़े आदमी को यह पता होता है जो जिसकी रिसर्च होती है। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ फिर कहूँगा कि आज तो 3 दिन चाहिए। अगर पहले 3 साल 3 सदियाँ चाहिए, 3 दहाइयाँ चाहिए होती थी, तो आज 3 दिन चाहिए, आपके सामने सब चीज़ें आ जाती हैं। तो चीज़ें तो सामने आ चुकी और मकसद भी यही है। उस मकसद के बाद जो छोटे छोटे अपने मकसद हमारे होते हैं कि जॉब और कारोबार हो रही है, तो लोगों को इस आगाह करना। लेकिन उस लोगों को इस आगाह करने से पहले ज़ाहिर बात अगर मैं बात करूँगा तो सबसे पहले तो मेरा अपना किरदार लोगों के सामने आएगा। ये बात के वो एक लीडरशिप पर बात करते हैं, लीडरशिप कोच हैं जॉन सी मैक्सवेल। उन्होंने कहा कि इनफैक्ट ही कोटेड समवन एल्स इन हिज पर्टिकुलर वीडियो के यू कांट गिव व्हाट यू डोंट हैव। तो अगर मैं वही अकेली रहूँगा जो हूँ तो फिर मैं क्या करूँ? लोग कैसे मेरी बात सुनेंगे? तो बात करने से पहले वो चीज़, वो किरदार और वो कमिटमेंट अपने लिए होना ज़रूरी है, इतनी इतनी बड़ी बातें करने से पहले। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि बंदे का अपनी पर्सनैलिटी एक ऐसी हो कि लोग उसकी बात सुनें। अभी मेरी एक इस जुमले की वजह से शायद लोग मेरी इस वीडियो को तरजीह देंगे जिन तक ये बात पहुंचेगी, और पहुंचानी ही अपने दोस्तों, अपने जानने वालों तक है, क्योंकि ख़तरा तो मोल नहीं लेना। लेकिन थोड़ी थोड़े टुकड़ों में जो बातें सच हैं, जो हकीकत है, उनको बयान करना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला करूँगा। पहली बात कि ये मेंटालिटी, ये सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स की जो मेंटालिटी थी, इसकी वजह से ये इतना बड़ा आसान हुआ कि आपके नबी को अभी के 50 साल भी नहीं हुए, और उनकी मेहनत का ये फल और उनकी मेहनत का ये नतीजा कि उन्हीं की औलाद को उनसे अभी 50 साल उनको गए नहीं गुजरे और उनकी औलाद को ज़बह कर दिया जाता है। करबला के मैदान पर जो जुल्म हुआ वो इस दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जुल्म था। ऐसा जुल्म न कभी पहले हुआ और न बाद में होगा। बदकिस्मती, पहली बदकिस्मती ये कि ये जुल्म नबी की औलाद पर हुआ, और इससे बड़ी बदकिस्मती ये कि जुल्म करने वाले मुसलमान थे। यजीद एक मुसलमान था, वो एक मुसलमान का बेटा था। तो सवाल ये कि ये सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स, क्या ये यकदम ऐसा हुआ कि
एक इतनी बड़ी सल्तनत का जो बादशाह था वो यजीद जैसा शराबी, जानी और बदकिरदार शख्स इतनी बड़ी 7 बराज़मों पर फैली हुई सल्तनत का बादशाह एक ऐसा शख्स बन गया जो इतना जालिम था कि उसने अपनी नबी की औलाद को कत्ल कर दिया। और नबी को गए अभी सिर्फ 4 दिहाइयाँ हुई। हर वो शख्स जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था वो वहाँ मौजूद था। दुनिया जिसके लिए बनाई गई वो वाहिद शख्स जो इस दुनिया में कह सकता है कि मैं अल्लाह को देख के आया, अल्लाह को मिल के आया। अजीम थे ना वो लोग जिन्होंने इतनी बड़ी शख्सियत को देखा। तो इतनी बड़ी शख्सियत को देखने वाले भी मौजूद हैं और आपके नबी के बेटे को शहीद कर दिया जाता है। और आपके नबी की बेटी गलियों में सदाएं देती थी कि शर्म करो, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। जिसके बारे में इमरान खान एक दफ़ा कहा था कि कूफा के लोगों को पता था कि सच क्या है और झूठ बातिल क्या है, लेकिन ये यजीद का खौफ था कि उसने इतना ये खौफ की वजह से था जिसकी वजह से इतना बड़ा सान्या हुआ। तो बात को शॉर्ट करते हुए हम उस पॉइंट को पकड़ेंगे जहाँ से ये मेंटालिटी शुरू होती है। ये सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स की मेंटालिटी इस्लाम के अंदर कब आई? उर्दू हर जाहिल समझता है। The self-centered politics began in the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when one of his companions said, when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked for a pen and a piece of paper, आज की ज़बान में, because he wanted to tell his companion कि अब हमारे पास एक रियासत आ चुकी है। पहली दफ़ा हमें अल्लाह ने ये मौका दिया है कि हम एक रियासत के तौर पर एक हुकूमत, एक रियासत को कैसे चलाना है, ये पहली दफ़ा हमारे पास ये मौका आया है। So that's why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked for a pen and a piece of paper, and one of his companion, I think so it is very difficult to mention his name. He replied, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we don't need you. We don't need you to guide us. The exact wording is there in that historical data, जिसके बारे में आप लोग ये समझते हैं कि it is something, it is part of Islam। और कुरान जिस हद तक आप कुरान को अहमियत देते हैं, तकरीबन उतनी ही अहमियत you people give to that historical data, जिसके अंदर अपने उसके अंदर इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। और ये फिर वो इधर टुकड़े मुश्किल हो जाते हैं बनने के लिए बोलना। तो अगर उसी हिस्टोरिकल डेटा की बुनियाद पर उसी को स्टैंडर्ड बनाकर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड मेंटालिटी कब और कैसे शुरू हुई, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये उस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये सेल्फ सेंटर्ड मेंटालिटी जी थी, वो आपकी ज़िंदगी में शुरू हो गई थी।
how how come this man, so-called companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how come he said that we don't need you to guide us, Quran is enough for us? My dear friend, you must acknowledge the fact that this person, the mentality of this person is not acceptable. चले आप इतना कह लें कि at that particular moment the mental state of this person was not in his senses. He was emotionally and unstable at that particular moment. इतना कहना जरूरी है. तो तब से ये बात शुरू हो गई. पावर की जंग थी. कई लोग ऐसे थे जो फेम और जिनका दिमाग इतना दूर की सोच रहा था कि दिस मैन हैज समथिंग स्पेशल और ये कुछ करने वाला है, जो वाकई ही ऐसी स्टेट यहाँ बना डालेगा. ये इतना जुनूनी है और इसका मकसद इतना बड़ा है कि ये वाकई ही यहाँ इतनी बड़ी तहरीक जन्म ले सकती है. तो कुछ लोग इस मकसद के लिए भी आए थे और हर एक किरदार जिसको यानी डॉट कनेक्ट करते 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 आप जिस जगह पर पहुंचेंगे ना, तो पूरी एक लाइन जो आपको नजर आएगी ना, तो आप सबसे पहले इस बात को तस्लीम करेंगे. One of my friends asked, do you think that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam evolution was a failure? I asked, what do you think? And now I am asking you people, what you people think? My dear friend, remember, the choice of failure or a success is not subjective to one's beliefs. It is just subjective to the reality. और रियलिटी वही है जो 3 दिन में आपके सामने आ सकती है. तो काम पहले दिन खराब हुआ था. No single person was 100% committed to your profit. ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतना बड़ा नबी और इतने लोग अगर पाक थे, सब लोग इतने मुखलिस थे, तो 40 साल में ये कैसे हो गया? या आप इस चीज को माने कि यजीद एक अच्छा हुक्मरान था, गलत मोहम्मद की औलाद थी, तो फिर सारी लाइन जो है ना वहां तक वो सारी ठीक है. लेकिन अगर यजीद को गलत कहते हैं और प्रॉफिट की औलाद को ठीक कहते हैं, तो फिर वहां तक जाएं जहां तक जाना चाहिए. थैंक यू वेरी मच.